अ, नमस्कार साथियों। आज मैं कुछ नए तरीके से आप लोगों के सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा ये कहना है कि जब हम राजनीति के विषय पर कोई बात करते हैं, तो राजनीति जो हमें परंपरा के रूप में मिली है और जो हमें आने वाले समय में जिसको जिस दिशा में ले जाना है, उसके लिए प्रयास हम ही लोगों को करने होते हैं। उत्तराखंड की कानपुर विधानसभा के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 4 बार के पूर्व विधायक प्रणव सिंह और वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जिस प्रकार से अपने समर्थकों को आपस में लड़ाकर और लोगों को बहलाकर भड़काकर जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी नजर में वह केवल उनकी जवाबदेही से बचने का प्रयास है। जनता के सवाल हैं जो उनके विधायक से पूर्व विधायक से हो सकते हैं। 4 बार लगातार प्रणव सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र में जो भी काम किए हैं, उसके लिए लोग उनको याद करते हैं। जो काम नहीं किए हैं, उसके लिए लोगों ने उनको नकारने का काम किया और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को अपना विधायक बनाया है। पत्रकार के रूप में उमेश कुमार कार्य करते रहे और विधायक के रूप में जब आए, उन्होंने बहुत सारे झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने ऐसी की। वास्तव में लोगों को भ्रम हो गया, लगने लगा कि ये वास्तव में एक विकास पुरुष टाइप का व्यक्ति है, जो कुछ करेगा अच्छा काम और लेके आएगा। दरअसल इस सारी खीर में नमक डालने का जो काम किया है, वह भावना पांडे, जो खुद को जेसीपी पार्टी के अध्यक्ष बताती हैं, वास्तव में एक महिला विरोधी व्यक्ति हैं और सही मायनों में वो कहीं न कहीं इन्हीं भ्रष्टाचारियों और ब्लैकमेलरों के साथ हैं। प्रणव सिंह चैंपियन के क्षेत्र में जो विकास कार्य होते थे, तो सर्वाधिक जो कार्य होने चाहिए थे जहाँ पर, वहाँ पर नहीं हुए और वो बेतरतीब ढंग के विकास को जनता ने नकारने का काम किया। निर्दलीय विधायक और 2 बार कांग्रेस से और 1 बार भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित होने के बावजूद भी वह क्षेत्र की जनता के सामने कोई बड़ा विजन, कोई बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सके। 4 बार लगातार विधायक बनाने के बाद जनता ने उनको नकारने का काम किया और उन्होंने पूरे उत्तराखंड को भी गाली दी। साथ ही भ्रष्टाचार और बेईमानी और जो कहते हैं कि असंसदीय लोगों को संरक्षण देने का भी काम किया। उमेश कुमार एक पत्रकार के रूप में आए, उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे वो विशेष रूप से कार्य करेंगे, सड़कें अपने ही पैसे से बनवा देंगे और जो जल निकासी की समस्या ढंढेरा, अशोकनगर से लेकर आधी विधानसभा जिनसे त्रस्त है और वास्तव में जल निकासी की समस्या से इधर त्रस्त है, उधर बाढ़ से त्रस्त है। तो दोनों जगहों के समाधान के लिए उमेश कुमार सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्रणव सिंह सिक्योरिटी गार्ड्स की, पुलिस के गार्ड्स की एक फौज लेकर चलते हैं, हूटर बजाते हुए, दनाते हुए जिस तरह से जनता की छाती पर मूंग दलते हुए निकलते हैं, कि वह इसके विरोध में है और क्षेत्र की जनता को एक न्याय और सामूहिक विकास देने का काम करेंगे। ठीक उल्टा हुआ, उमेश कुमार वो 4 गनर के साथ चलते थे, ये 8 गनर के साथ चलते हैं। ये आज भी लोगों के साथ जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ब्लैकमेलिंग की भाषा का, गुंडे की भाषा का और गैर जवाबदेही की भाषा का, उसका जो कहते हैं कि पोल खोलने का काम भावना पांडे ने किया है। भावना पांडे ने पहले प्रणव सिंह को अपना भाई बताया, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को गाली दी थी और जो उत्तराखंड की माताओं और बहनों के प्रति जिनका व्यवहार बड़ा ही एक असभ्य और असहनीय हो सकता है। कहीं वो किसी लड़की का डांस देखते हुए दिखाई देते हुए, कहीं कुछ ऐसे कार्य करते हुए दिखाई दिए हमेशा, जिसका जनता कभी अपेक्षा नहीं करती। लेकिन भावना पांडे को उन्हीं में एक भाई दिखाई दिया। उत्तराखंड में सैकड़ों की संख्या में विधायक और पूर्व विधायक भी है, अच्छे लोग हैं, उनमें वो नहीं दिखाई दिया। उन्होंने प्रीति मंदोलिया नाम की एक नई स्टार्टअप शुरू करने वाली जो लड़की थी, जिसने प्यारी पहाड़न के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था, वहां पर भी तोड़फोड़ करते हुए, मारपीट करते हुए इन्होंने अपनी असभ्यता का परिचय देहरादून में ही दे चुका था। लेकिन आज पता नहीं इस विधानसभा क्षेत्र के कौन से दलाल थे जो भावना पांडे को आकर्षित करके लाए कि वो हरिद्वार लोकसभा चुनाव लड़े। इसके लिए उन्होंने सभी चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों, चाहे वो वर्तमान सांसद हों, चाहे पूर्व सांसद रहे हों और चाहे उमेश कुमार जो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो हों, उन सबको ब्लैकमेल करने की एक कोशिश की है। और साथ ही उमेश कुमार जी ने दूसरा जो काम किया, जो वास्तव में बड़ा एक सवाल उठाने वाला था,
कि उन्होंने पहले भावना पांडे जी के साथ अपने जो किए गए घोटाले थे, उसमें उनको लपेटने की कोशिश की, लेकिन ये बताना भूल गए कि वो खुद उन घोटालों में क्या कर रहे थे। और आज की स्थिति है कि क्षेत्र की जनता उन्हें ढूंढती है। वो यदा कदा किसी फिल्म के कॉमेडी कलाकार की तरह किसी किसी सीन में आते हैं और अपना किरदार निभाकर चले जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी में भेजा है। खुद उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की, जब उस पर शिकायत हुई तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बसपा में भेजा, लोकसभा का टिकट प्राप्त किया। और आज स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का अंग बनकर रह गई है, प्रकोष्ठ बनकर रह गई है, वह उमेश कुमार जी को कभी लाती है, कभी बाहर रखती है। और वास्तव में राजनीतिक विचारधारा के साथ, क्षेत्र के समावेशी विकास के साथ और लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, इन सब सवालों पर मिट्टी डालने का काम इन तीनों लोगों ने किया है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि इन तीनों लोगों को अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और राजनीतिक विमर्श से बाहर निकालने का काम करें। ये लोग इस लायक नहीं है कि एक कानपुर की जनता का नेतृत्व करें। अगर इनको बिठाकर पूछा जाए कि कानपुर की समस्याएं क्या है, तो उन्हें शायद समस्याओं की भी जानकारी ना हो। समस्याएं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, तो वह जल निकासी और गंगा जी के बाढ़ से बचाव की है। समस्या अगर रोजगार की है, तो वो उद्योगों की स्थापना, लघु उद्योगों की स्थापना, लघु उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी और उनका शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर है। समस्या अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर है, तो वास्तव में स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली स्थिति जो है, उनको कैसे अच्छा किया जाए, इस पर इन्होंने तीनों लोगों ने कोई बात नहीं की। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय है कि कानपुर में एक प्रशिक्षण और शिक्षा के जो केंद्र हैं, उनको बहुत अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है। कानपुर की जनता शिक्षा के मामले में यदि पीछे है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी से है कि वो उसकी जिम्मेदारी ले, क्षमा मांगे सबसे और इस क्षेत्र में कार्य करें। और कानपुर की जनता से मैं एक और अपील कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे नेताओं जो जेब भर के लाते हैं, अटैची भर के लाते हैं, ब्लैकमेलिंग का पैसा है, लूट का पैसा है, छल कपट का पैसा है, उस पैसे से आपको थोड़ी देर के लिए चकाचौंध कर देते हैं, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य को और आपके खुद के भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अपने गांव से, अपने वार्ड से, अपने घर के आसपास से किसी भी एक शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को घर से बाहर निकालें, विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग करें और उनको आगे लाते हुए उनको नेतृत्व प्रदान करने का काम करें, बजाय इसके कि आप आयातित और थोपे हुए नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर हों। अपने खुद के नेता बनाएं और खुद की राजनीति करें और बहुत मजबूत करें। हमारे क्षेत्र के युवा तो बहुत प्रबल और मजबूत और प्रभावी है। वो अपने समस्याओं को भी जानते हैं, उनके समाधान को भी जानते हैं और निराकरण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन उनको कभी किसी को एक का समर्थक, किसी को दूसरे का समर्थक, किसी को तीसरे का समर्थक बनाकर छोड़ दिया है। वास्तव में बहुत भयानक और अविश्वसनीय स्थिति है। हम लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि हम अगर कोई काम स्वयं नहीं कर सकते, तो हम उसे मिलजुल कर करने का काम करें। हो सकता है किसी गांव में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर नेताओं द्वारा बंटवारा कर दिया गया हो, लेकिन यदि कुछ युवा अपने आपको राजनीतिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में करेंगे, तो हम सब मिलकर उनका सहयोग करने को तैयार है। वो आगे आए, ये सब काम सीखें, कैसे अधिकारियों से अपने काम कराए जाते हैं, जनता के काम को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष से, नगर पंचायत अध्यक्ष से कैसे अपने क्षेत्र के लिए अच्छे काम किए जा सकते हैं, कैसे निवेश लाया जा सकता है। राज्य में चारों तरफ यदि निवेशक हैं और निवेशक अगर नहीं है, तो केवल कानपुर विधानसभा में नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है, कानपुर में कोई नया होटल भी नहीं बना है। कानपुर में कोई नए शोरूम, नए छोटे छोटे उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं। एक डिग्री कॉलेज बना है जो नाम मात्र का है, शिक्षा के नाम पर जीरो है। आने वाले 20 साल बाद तक की पीढ़ी की अगर हम चिंता करें, 20 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा, उसको हम क्या उत्तराखंड में अपनी भूमिका में दे सकते हैं, कानपुर की क्या ऐसे ही लड़ते झगड़ते लोग, क्या ऐसी जांग पीटकर स्टेडियम में खड़े हुए लोग आपके नेतृत्व दे रहे हैं? मेरा निवेदन है कि जो चर्चित चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में आपके नेता नहीं है, न ही ये आपके सामाजिक लोग हैं। इन्हें बदलिए, अपने बीच में से शिक्षित, प्रशिक्षित
और अच्छे विचारों के लोगों को सामने लाइए और उन सबको एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का काम करें। लड़ाई झगड़े का, बेशर्मी का, बेहयाई का और ग्रुपबाजी का हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई स्थान ना हो। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते पीसीसी का उस क्षेत्र से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निकले, किसी भी दल से जुड़े। अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो हम आपका दिल से स्वागत करेंगे और यदि आप किसी अन्य दल से जुड़ते हैं तो भी हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप नए नेताओं को निकालिए, समाज कोई भी हो, अपने बीच से नए नेताओं को प्रशिक्षित करके उनको सब समर्थन देकर निकालिए। उन्हें ग्राम प्रधान बनाइए, बीडीसी बनाइए, जिला पंचायत सदस्य बनाइए, लेकिन उन्हें जो क्षेत्र के विकास में एक दूसरे के साथ खड़े हों। मैं आपका बहुत अधिक समय लिया है और मैं निरंतर आपके बीच में इसी प्रकार अपनी बात रखूंगा। मैं मीडिया के जो साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि दिखाने के लिए और चलाने के लिए बहुत सी अच्छी चीजें कानपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं और बोलने के लिए बहुत से सवाल हैं जो वहां के युवाओं से, महिलाओं से और उनके स्वास्थ्य को लेकर है, उनके चिकित्सा को लेकर है, उनके एजुकेशन को लेकर है, उनके बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर है, छोटे-छोटे उद्योग कैसे लगाया जा सकता है, उसको कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनको लेकर है। उन सवालों को उठाइए, जलभराव जैसे सवालों को उठाइए और तब जाकर आप एक सशक्त मीडिया की भूमिका निभाएंगे। नहीं तो केवल मैं बड़े दुखी हृदय से बोल रहा हूँ, नहीं तो केवल भाट बनकर रह जाएंगे। ऐसे भाट का भारतीय लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हम भी ऐसे चैनलों का बहिष्कार करेंगे जो इस प्रकार की नुरागोष्ठी को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम मीडिया से भी अपील करते हैं, सभी साथियों से, कि सुंदर चीज, अच्छी चीज और हमारे जनता के सवालों को दिखाएं। देश में मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इस तरह से भ्रमित करने वाले, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, वो वास्तव में किसी देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे लोगों से बचिए और देश को मजबूत और आगे ले जाने का और नए नेतृत्व को उभारने का काम करें। मैं कानपुर विधानसभा की महिलाओं से, छात्राओं से, बेटियों से, बेटों से और भाइयों से अपील करूंगा कि उत्तराखंड को एक मजबूत नेतृत्व देने के लिए अपना समय देकर, अपना वक्त देकर बाहर निकलें और सब सामूहिक रूप से आपका सब सहयोग करेंगे और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय कानपुर, जय उत्तराखंड।